नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेस्ट 20 सीरीज 75 दिन 75 टेस्ट। आज है डे 6। आज हमारा छठा दिन है। सामान्य विज्ञान का आज टेस्ट है। दोस्तों, अगर आप पीडीएफ देखकर यहां पर आए हैं तो ये वीडियो सॉल्यूशन है। अगर आप टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर, जीके इंडिका ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर टेस्ट अटेम्प्ट कर आ जाइए और फिर डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए। अगर आप सीधा डिटेल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सर्च लाइट में कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? सर्च लाइट समझते हैं आप? वो बड़ी सी एक लाइट आती है जंगल वगैरह में लेके जो चलते हैं। तो दोस्तों वहां पे अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। अवतल दर्पण जो प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करेगा। आप समझ रहे हैं, जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बड़े एरिया के ऊपर आपको लाइट अगर फेंकनी है तो अवतल दर्पण काम में लेना पड़ेगा। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। कल्चर पढ़े होंगे आपने, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, आलेरिकल्चर, पामोकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे कल्चर पढ़े होंगे। सिल्वीकल्चर शायद नहीं पढ़ा होगा। तो अब ध्यान रखना, सिल्वीकल्चर का अर्थ होता है कि जब हम वनों के विकास के लिए, घने वृक्षों के विकास के लिए कोई काम करते हैं तो इसे कौन सा कल्चर कहा जाता है? सिल्वीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर या सेंट्रियोल? देखिए इसका सही आंसर है सेंट्रोमियर, है ना। जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में सेंट्रोमियर का फर्क है। वनस्पति कोशिका में ये नहीं होता है, जंतु कोशिका में ये मौजूद होता है। कुबड़ का, ऊंट का कुबड़ किसका बना होता है? ऊंट का कुबड़ दोस्तों वसामय उत्तक का बना होता है। समझ रहे आप? उत्तक तो होते हैं पर ये कैसे उत्तक होते हैं? वसामय उत्तक होते हैं। उत्तक भी कई प्रकार के हो सकते हैं। टिश्यू समझते हैं ना आप? टिश्यू उत्तक कई प्रकार के हो सकते हैं। ऊंट का कुबड़ वसा के रूप में होता है। वसा के रूप में वो पानी को स्टोर करके रखता है। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो ये क्या कहलाता है? दोस्तों, अगर कोई एक जीन, वैसे तो क्या होता है, एक जीन किसी एक गुण के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, परंतु अगर एक जीन एक से अधिक गुणों को नियंत्रित करे तो इसे बहुप्रभाविता कहा जाता है। ये प्रभाव क्या कहलाता है? बहुप्रभाविता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये डी ब्राइस ने प्रतिपादित किया था, है ना। विकास का सिद्धांत डार्विन का सिद्धांत है ये तो, है ना। इसका सिद्धांत है डार्विन का। ठीक है, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना ये जैकब और मोनो की है और ओपेरॉन अवधारणा ये बिक और टैटम की है ना। तो ये हो गया आपके कौन सा ऑप्शन? ठीक है, इसमें एक गड़बड़ लग रहा है। ये तो सही है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत सही है, डी ब्राइस। विकास का सिद्धांत हो गया डार्विन। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना यार बीक और टेटम की है, इसकी नहीं है। सही है, बीक और टेटम, एक जीन एक एंजाइम। और ओपेरॉन की अवधारणा किसकी हो गई? जैकब और मोनो के हिसाब से 4-3-1-2 4-3-1-2 ये सही आंसर होगा भाई। बी ऑप्शन सही होगा इसका, है ना। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, कोई नहीं। इसका कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, आकाश का रंग नीला है क्योंकि? देखिए दिन के समय आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए धूल के कणों से जब प्रकाश की किरणें टकराती है तब वह रंग जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। तो धूल के कणों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसीलिए आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका है? नीले रंग का है, बैंगनी, नीला, आसमानी। इनका कलर तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। लाल की तरफ जा रहे हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है।
तो यही कारण होता है। निम्न में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? ऐसे पादप जो छोटे बड़े जानवरों को खा जाते हैं, कीट पतंगे टाइप के नहीं होते हैं, इनको खा जाते हैं, उन्हें कीटहारी पादप कहा जाता है। इसमें घटपर्णी, घटपर्णी एक पादप है जो कैसा है? कीटहारी पादप है। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा। दोस्तों अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये वो राष्ट्रीय आयुष मिशन नहीं चलता है ना, उसमें आयुष क्या है? आयुर्वेद, यूनानी, है ना, सिद्धा, ये सारी मेडिसिन के जो प्राचीन पद्धतियां है ना वो सब इसमें आयुष में आती हैं, है ना। तो ये पूछ रहा है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है? जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन ये बेंगलोर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ये कोलकाता में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दोस्तों ये जयपुर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा ये दोस्तों कहाँ पर है? बेंगलोर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा कहाँ पर है? बेंगलोर में, सॉरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा है चेन्नई में, चेन्नई माफ कीजिएगा, चेन्नई में। 4 1 2 3, 4 1 2 3, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। अच्छा क्वेश्चन है, करना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिसा परीक्षण किसी व्यक्ति को कैंसर रोग होने के जांच के लिए प्रथम तथा सर्वाधिक प्राथमिक परीक्षण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। देखो यार ये बात सही नहीं है। एलिसा परीक्षण जो है ना ये एक्चुअली एड्स की जांच का प्राथमिक परीक्षण है। एलिसा से क्या होता है? एड्स की जांच की जाती है, एड्स रोग है कि नहीं है। ये सही नहीं होगा, मतलब कैंसर रोग नहीं हो पाएगा इसमें, तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। लगभग 50% व्यक्तियों का रक्त RH पॉजिटिव होता है, शेष व्यक्तियों का रक्त RH माइनस होता है। ये एक्चुअली पूरे विश्व की बात कर रहा है कि पूरे विश्व में क्या है, अधिकांशतः व्यक्तियों का रक्त क्या है? RH पॉजिटिव है। अब एक्चुअली यार ये भी स्टेटमेंट है ना सही नहीं है। पूरे विश्व में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनके RH नेगेटिव फैक्टर होता है, समझ रहे हैं? पूरे विश्व में, मतलब ये तो 50-50 कर रहा है, 50-50 नहीं हो पाएगा, है ना, इतना बड़ा नहीं है। तो ना तो स्टेटमेंट 1 सही है ना स्टेटमेंट 2 सही है। नेक्स्ट देखिए, सूची को सुमेलित करना है। इसमें आपको रोग दिए हुए हैं और आगे आपको रोग का कारण पूछा है, ठीक है। देखो मलेरिया रोग जो है एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, सही है। पोलियो रोग एक वायरस के कारण होता है। तपेदिक, है ना, तपेदिक रोग एक जीवाणु के कारण होता है। और दाद खाज खुजली जो है ये कवक के कारण होती है। 4 3 2 1, 4 3 2 1 हमारा ए ऑप्शन था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दाब मापने के लिए इनमें से किस मीटर का प्रयोग होता है? दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग होता है, जबकि भूकंप नापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ के एक भाग को उसके दूसरे भाग की ओर तत्वों के साथ ऊष्मा के संचार को क्या कहते हैं? अच्छा, मतलब कि जब आपने एक कोई है गर्म वस्तु, उसको दूसरी वस्तु के टच करा दिया है ना, दूसरी वस्तु के टच करा दिया है, तो जब ऊष्मा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगी तो इसको अपन संचालन कहेंगे। इसको अपन क्या कहेंगे? संचालन, ठीक है। फिर देखिए, जननांकीय संक्रमण संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो जननांकीय संकल्पना का प्रतिपादन थॉमसन और नॉटेस्टीन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस शहर में इसरो का मुख्य नियंत्रण कक्ष? इसको यार है ना शायद आपने ऐसे पढ़ा हो, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, हो सकता है कि आपने ऐसे पढ़ा हो, MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। एक्चुअली जो अपन सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, अब सैटेलाइट तो पहुंच गया, अब सैटेलाइट को नियंत्रित करने का काम कैसे करते हैं? तो सैटेलाइट को नियंत्रित करने का काम MSF करते हैं, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटीज। अपने एक तो है हासन कर्नाटक में, एक है भोपाल में, ठीक है। भोपाल तो यहाँ लिखा नहीं है, हासन कर्नाटक लिखा है, तो हासन कर्नाटक ले लो। इसके अलावा देखो तिरुवनंतपुरम अगर आप जाओगे ना तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई
अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। और इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेक्टर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में। और जोधपुर में है रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, यानी कि प्रादेशिक रिमोट सेंसिंग सेंटर, रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये यहाँ पर कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। चंद्रयान 1 को किस वर्ष सफलतापूर्वक स्थापित कक्ष में स्थापित किया गया था? देखो, चंद्रयान 1 जो छोड़ा गया था, वो छोड़ा गया था 2008 में। उसके बाद चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के हमने प्रयोग किए थे सफल। फिर देखिए, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए, पेलेग्रा रोग जो है ये विटामिन बी थ्री का एक नाम और है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। तो विटामिन बी3 या नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जल का शुद्धतम रूप है, इनमें से कौन सा जल सर्वाधिक शुद्ध है? तो देखिए, डिस्टिल्ड वाटर या अशुद्ध जल, है ना। अशुद्ध जल कैसे प्राप्त किया जाता है? आप पानी को गर्म करें, उससे जो भाप बनती है उस भाप को पुनः ठंडा करें, तो इसे क्या कहेंगे? अशुद्ध जल कहेंगे। रदनक दांतों का काम क्या होता है? आगे के तीखे दांत होते हैं ना, इनको रदनक बोलते हैं। रदनक दांतों का काम है किसी पदार्थ को चीरना फाड़ना, ये रदनक दांतों का काम है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत होती है ना, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत है, तो छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है, बड़ी आंत की कम होती है। 5.5 से 6 मीटर के लगभग हमारी छोटे आंत की लंबाई होती है ना, जहाँ सारे भोजन का अवशोषण किया जाता है। तो दोस्तों, टेस्ट 20 सीरीज के डे 6 का आज ये हमारा आखिरी सवाल था। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। साइंस में ऐसे प्रश्न आते हैं, अगर भाई नहीं हुए कुछ प्रश्न तो ऐसा मत करना कि ऐसा थोड़ी पूछते हैं। अगर मैं हल्के सवाल आपको देता तब भी आप ये कहते हैं ऐसे थोड़ी पूछते हैं। सिर्फ खेल किस चीज़ का है कि आपको आते हैं कि नहीं आते, बात समझ रहे हैं? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप पुराना पेपर उठा के चेक कर लेना, खासकर बायोलॉजी में बहुत अच्छे सवाल आते हैं। तो दोस्तों, अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, आज तो सिर्फ 6ठा दिन है, घबराना बिल्कुल नहीं है। 75 दिन तक बने रहना है, लगातार बने रहना है। आप चाहें तो इस पेपर को या इससे पहले वाले पेपर्स जो हो रखे हैं, हम डेली रूटीन में 20-20 क्वेश्चन अलग सब्जेक्ट के ही लेकर आ रहे हैं। आप चाहें तो इससे पहले के पेपर जो आपके छूट गए हैं, तो अभी ऐप के ऊपर जाइए, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए और अभी आप वहां जाके टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन यहीं होता है ख़त्म। कल मैं फिर से डे 7 नया टेस्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।